तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है। तो क्रेटर झील का एक उदाहरण इनमें से कौन सी झील है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा लोनार झील जो है ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। और ये है कहाँ पे, तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो महत्वपूर्ण झीलों में एक तो आपका आता है डल झील और इसके बाद आता है बूलर झील। तो डल झील और बूलर झील ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ये आपके स्थित हैं। और सांभर और राजसामंद और पुष्कर झील, एक तो आपका हो जाएगा सांभर, राजसामंद और पुष्कर झील, ये आपकी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी राजस्थान में स्थित है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में आपका एक लोकटक झील होता है। लोकटक झील ये आपकी कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में स्थित है और पूर्वोत्तर भारत की ये सबसे मीठे पानी की झील है। वहीं चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील आपकी कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील जो है ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। और केरल में कौन सी झील है, तो बेम्बानद झील जो है ये आपकी केरल में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट झील से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको युग्मों पर विचार करना है। प्रश्न आपका ऐसा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा 1857 के विद्रोह से आप अपने नेता से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमें गलत सुमेलित बताना है, मतलब कौन सा मैचिंग यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कानपुर से नाना साहेब थे, बिहार से बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से कुंवर सिंह थे। तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कानपुर से नाना साहेब थे ये सही है, बाकी बिहार से बेगम हजरत महल और लखनऊ से कुंवर सिंह ये दोनों गलत हैं। और वहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो गलत वहाँ पे कौन सा है, तो 2 और 3 वहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 और 3। अब हम देखते हैं 1857 के विद्रोह से जो भी आपके जहाँ से जिसने नेतृत्व किया था, तो कानपुर से नाना साहिब ने किया था और बिहार से किसने किया था, तो बिहार से जो नेतृत्व किया था वो आपका कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो हजरत महल ने नेतृत्व किया था। वहीं अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और मेरठ से बात करें तो मेरठ से किसने, तो मेरठ से मंगल पांडे ने इसका नेतृत्व किया था। बरेली से किसने नेतृत्व किया था, बरेली से, तो बरेली से जो खान बहादुर थे इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, तो दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर, किसने, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। वहीं इसमें एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि जो इसको समय वायसराय थे वो कौन थे, तो कैनिंग वायसराय थे। और यहाँ से कि झांसी से विद्रोह को किसने दबाया था, तो ह्यूज रोज थे, उन्होंने झांसी से इस विद्रोह को दबाया था। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ से जो विद्रोह को दबाया था वो किसने दबाया था, तो लखनऊ से जो विद्रोह को दबाया था वो हेनरी लॉरेंस के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय व्यवस्था कहा गया था। तो भारतीय संविधान की एक अद्वितीय व्यवस्था BR अम्बेडकर के द्वारा किसको कहा गया था, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अद्वितीय व्यवस्था बताया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और आर्टिकल इनका कौन सा है, तो आर्टिकल जो है ये 36 से 51 तक ये इनका आर्टिकल दिया गया है। वहीं अगर हम BR अम्बेडकर की बात करें तो BR अम्बेडकर ने एक आपका भारतीय संविधान की आत्मा भी बताया था। वो किस आर्टिकल को बताया था, तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। इस आर्टिकल के साथ अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के साथ जा सकते हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, मार्च 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयातकों में भारत का कौन से स्थान पर रहा। तो दुनिया में जितने भी हथियार आयातक देश हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो है वो इसका स्वीडन में ये स्थित है हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक हैं। तो मौन मुस्कान की मार पुस्तक के जो लेखक हैं
ये आपके हैं आशुतोष राणा। आशुतोष राणा इस पुस्तक के लेखक हैं। वहीं अगर हम इम्पोर्टेंट पुस्तक की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक किसकी है? तो APJ अब्दुल कलाम की ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है। वहीं अगर हम सेम की बात करें, सेम पुस्तक, तो सेम पुस्तक जो है ये आपकी सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। और सलमान रश्दी ने एक पुस्तक और लिखी थी नाइफ, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। वहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक की बात करें तो ग्रेट इंडियन नोवेल, तो द ग्रेट इंडियन नोवेल ये किसकी पुस्तक है? तो ग्रेट इंडियन नोवेल ये आपकी शशि थरूर की पुस्तक है। वहीं वेटिंग फॉर वीज़ा, कौन सी पुस्तक? वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा ये आपकी BR अम्बेडकर की पुस्तक है। और एक पुस्तक और इम्पोर्टेंट हो जाती है जो कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से संबंधित है, 281 एंड बियॉन्ड। कौन सी? 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी पुस्तक है? तो VVS लक्ष्मण की, VVS लक्ष्मण की ये पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। अगला प्रश्न देखें उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं तो स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी। आज के एग्जामों में क्या स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन तैयार किया है। हमारी स्टैटिक जीके की ई-बुक है। इसमें हमने डिफरेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस और जो भी स्टेट्स एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी को एनालिसिस करके ये PDF जो है ई-बुक तैयार किया है। इसमें 50+ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली GDP अनुमानित पद्धति को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको हम उत्पाद विधि के रूप में जानते हैं। वहीं अगर हम इसमें फॉर्मूलों की बात करें तो राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है? तो राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू GDP माइनस अवमूल्यन से हम इसको राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम 10 मिनट के लिए समय के लिए अस्थायी निलंबित को संदर्भित करता है। तो ये कितने समय के लिए संदर्भित करता है? तो 5 मिनट के लिए ये येलो कार्ड संदर्भित करता है। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो हॉकी में जो है वो आपके 3 कार्ड से दिए जाते हैं, एक तो ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड। ग्रीन कार्ड जो होता है वो चेतावनी के रूप में दिया जाता है और येलो कार्ड जो होता है वो 2 से 5 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बाहर कर दिया जाता है खिलाड़ी को, और रेड कार्ड जो होता है वो पूर्ण रूप से खेल से खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। तो ये तीनों कार्ड के बारे में आपका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हॉकी का समय होता है वो कितना होता है? तो मेंस और फीमेल्स जो हॉकी होती हैं उनका समय जो होता है वो 60 मिनट होता है। इनको 2 हाफ में डिवाइड किया जाता है, 30 मिनट के जो हाफ होते हैं और इनके बीच में 2 मतलब ये खेले तो 5 क्वार्टर में जाते हैं, मतलब 4 क्वार्टर में 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 15 चौको 60। जैसे 15 खेल गया, फिर दूसरा 15 क्वार्टर, फिर तीसरा 15 क्वार्टर और फिर चौथा 15 क्वार्टर। और जो ये बीच में हाफ टाइम होता है 30 मिनट का, यानी कि 2 क्वार्टर इस साइड हो गए, 2 क्वार्टर उस साइड हो गए। तो इनके बीच में जो समय का ब्रेक होता है वो 15 मिनट का ब्रेक होता है। बाकी जी ये जो क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के 4, इनके बीच में जो गैप होता है, एक तो यहाँ पे गैप होगा पहले और दूसरे के बीच में, ये 2 मिनट का होगा, और तीसरे और चौथे के बीच में ये 2 मिनट का गैप होगा, और दूसरे और तीसरे के बीच में ये आपका जो हाफ टाइम होता है यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो इसमें से कौन सा दर्रा है जो कश्मीर घाटी को, जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो ये आपका बनिहाल दर्रा है। मैंने आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख दर्रे जितने भी बन सकते थे, इम्पोर्टेंट हैं आपके, ये सभी की इमेज लगा दी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इतने ही आपको दर्रे याद करने, इन्हीं से आसानी से आप प्रश्न कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको केरल के दिख रहे होंगे, तो केरल के देख लीजिए आप। तो एक आपका सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ भी लिया जाता है कि केरल में कौन सा दर्रा स्थित है, तो ये आपका पालघाट दर्रा हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये केरल है आपका। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक तो थालघाट और एक भोरघाट दर्रा। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक तो सिपकला हो गया, बारालाचा हो गया और रोहतांग दर्रा हो गया। वहीं उत्तराखंड में ये आपका देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है और ये आपका उत्तराखंड है, रेड कलर से। मैं इनको अलग अलग कलर से ही डिनोट कर देता हूँ, चलिए छोड़े कोई नहीं।
तो उत्तराखंड में आपके कौन से हो जाएंगे, तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा ये आपको उत्तराखंड में हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर ये आपका मैप पुराना है तो यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ये इस साइड जम्मू कश्मीर होता है, ये लद्दाख, तो लद्दाख ये काराकोरम में पड़ता है। बाकी बुर्जिला, पीरपंजाल, जोजिला और बनिहाल ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और यहाँ पे मैंने बताई दिया। इसके बाद आपका आता है सिक्किम का, ये एरिया जो है आपका ये सिक्किम का है। तो सिक्किम में जेलेपिला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक तो बॉमडिला हो गया और यांगपा दर्रा हो गया और दीफू दर्रा। तो बॉमडिला और दीफू दर्रा ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपका एक बचता है मणिपुर का। तो मणिपुर में जो तीजू दर्रा है ये आपका मणिपुर में स्थित है। ये आप लिख भी सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे सही रहेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको ये रिवाइज करने में भी दिक्कत ना हो। तो ये पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हम अब ये पीडीएफ डेली आपको वीडियो के जस्ट बाद प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। WW का आविष्कार किसने किया था, तो WWW का आविष्कार जो है ये आपका टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। और WW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी खोज जो की गई थी, कब की गई थी, तो 1989 में WW की खोज की गई थी। और वहाँ पे ये चार्ल्स बेबेज आपको नाम दिख रहा होगा। तो चार्ल्स बेबेज को क्या है, तो आप कंप्यूटर्स का फादर चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। अगला प्रश्न आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत सरकार के गठन की घोषणा कहाँ से की थी। तो आज़ाद भारत सरकार की घोषणा जो इनके द्वारा की गई थी, ये सिंगापुर से इसकी घोषणा की गई थी। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस फसल पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो जहांगीर ने जो फसल पर प्रतिबंध लगाया था, ये तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये दोनों शब्द जोड़े गए थे, तो ये आपका होगा 42वें संविधान के द्वारा ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं आपके, वो अगला प्रश्न है, सॉरी। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तो दक्कन का पठार जो है ये कितने राज्यों में फैला है, तो आपका ये 8 राज्यों में, जो दक्कन का पठार है ये आपका 8 राज्यों में फैला हुआ है। प्राचीन विद्वान कालिदास निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित हैं। तो प्राचीन विद्वान जो कालिदास हैं ये आपके किस काल से संबंधित हैं, तो गुप्त काल से ये संबंधित हैं। वहीं पल्लवों की बात करें तो 275 से 897 तक इनका शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो UNPA का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो उसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अन्य भी मुख्यालय हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है और यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए ये कार्य करता है, और UNFPA तो मैंने ये आपको बता ही दिया। ये आपके 3 जो हैं ये न्यूयॉर्क में स्थित हैं। और वहीं अगर हम वॉशिंगटन DC की बात करें तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हम आपको बताते रहे हैं, जितने भी कोष यानी कि धन से संबंधित मुख्यालय होंगे ये आपके सारे के सारे वॉशिंगटन DC में होंगे। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है आपका ये वॉशिंगटन DC में स्थित हैं, ये दोनों के दोनों मुख्यालय। वहीं अगर हम जिनेवा की बात करें तो जिनेवा में जितने भी मोस्टली जो ओ से संबंधित होते हैं, WHO, WTO और ILO, ये आपके कहाँ पे जिनेवा में स्थित है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके तीनों के तीनों जो हैं जिनेवा में स्थित हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर क्या थी। तो पुरुष जनसंख्या की जो साक्षरता दर थी ये कितनी थी, तो इसका राइट आंसर होगा 82.14। ये भारत में मेल जो साक्षरता दर है ये है। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल की 65.46 है। वही अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये आपका ओवरऑल इंडिया की साक्षरता दर है 74.04। वही साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की जो है ये साक्षरता दर जो है वो 96.2% ये साक्षरता दर है। और केरल में अभी करंट अफेयर में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 100% डिजिटल लिटरेसी पाने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो केरल जो है वो 100% डिजिटल लिटरेसी पाने वाला राज्य बन गया है। वहीं सबसे कम अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो ये बिहार की है, जो कि 61.8% ये है। और एक प्रश्न और बनता है इसी में साक्षरता दर से कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर महिला और पुरुषों के बीच में जो अंतर है वो किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा
महिला और पुरुषों के बीच में साक्षरता दर का अंतर जो है ये आपका किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर का अंतर 27.85% ये साक्षरता दर का अंतर है राजस्थान में। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाना चाहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना चाहता था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो डिज़ाइनर थे ये कौन थे, तो पिंगली वेंकैया जो थे ये राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर थे। वही रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी। कब, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित, वो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में कराया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के समय इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है और जनगण मन, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है अमार सुमार बांग्ला। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। 2024 के तीरंदाजी विश्व कप में आधिकारिक नाम क्या था। 2024 की जो तीरंदाजी विश्व कप था उसका आधिकारिक नाम क्या था, तो हुंडई तीरंदाजी विश्व कप इसका ये आधिकारिक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शौर्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो शौर्य दिवस के रूप में हम किस दिन को मनाते हैं, तो 27 अक्टूबर को जो है वो हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है। तो ये नागालैंड में बहुत ही एक फेमस फेस्टिवल है और ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अगला आता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ क्या होता है। तो दिशा जो है ये डिजिटल साक्षरता दर यानी कि डिजिटल लिटरेसी अभियान से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द किसने गढ़ा है। तो एआई जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये आपका। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है ये दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, एक कार्ड एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, इसकी गति संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो ये गलत कथन आपको बताने हैं। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से एक आपको गलत बताना है। एक कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो गलत कथन कौन सा होगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण दिशा वृत्त से स्पर्शी रेखा में। तो ये आपका ये गलत कथन होगा। अगला प्रश्न आता है, सजीव सरल ऊतक जो किसी पादप के बढ़ते भागों को सहायता प्रदान करते हैं उन्हें हम जानते हैं। तो उन्हें हम किस रूप में जानते हैं, तो आपको पता ही होगा कि स्क्लेरोकाइमा के रूप में हम जानते हैं। जो सरल ऊतक होते हैं जो किसी पादप को बढ़ते भागों में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है हमारा कि भारत की पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये किस पर केंद्रित थी। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछले वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था तो उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर। और आप लोगों को बता दें कि एनटीपीसी ग्रेजुएट और 12th के लिए यहाँ तक कि जितने भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में वनडे एग्जाम, उन सभी के लिए हम इस ऐप पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए 10 फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आपको दे दिए गए हैं, तो वो आप लगा सकते हैं और उससे आप अपना स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो भी आप यहाँ पे अंतिम समय में चेकआउट कर सकते हैं और उसको सही से जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं मॉक टेस्ट में वो भी आप एनालिसिस करके डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ उनको भी आप सही कर सकते हैं। बाकी ई बुक के लिए आपको मैंने बता ही दिया, अगर आप उसे ख़रीदना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDF जो होता है वीडियो का वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा गया है, तो वहाँ से आप उन्हें PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और PDF से रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी आप जॉब अपडेट्स के लिए या जो भी आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं उनके लिए आप ये दोनों हमारी एक तो व्हाट्सएप चैनल हो गया और एक हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी 20K में जो है वो 200-250 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर कर दें। और ये जब तक हम आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट डालें तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे 20,000 सब्सक्राइबर करा देंगे। तो यही एक आपसे गिफ्ट्स की उम्मीद है, जितने जल्दी आप लोग हमारे 20 के करा सकें तो उतना जल्दी हो जाएगा। और बाकी आप सब लोग जितना सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में।